यार, एक सवाल। तुमने कभी सोचा है दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान कैसा होता है? वो नहीं जो सीधा दुश्मन है। दुश्मन तो सामने से आता है, उसे पहचानना इजी है, उसे फेस करना इजी है। सबसे डेंजरस होता है वो जो स्माइल करता है, जो मैं आपका बंदा हो कहता है, जो सल्तनत का सबसे ट्रस्टेड इनसाइडर बन जाता है, जो हर जगह होता है, मीटिंग्स में, फीस्ट्स में, सुल्तान के कमरे में, सुल्तान के कान के पास, और फिर एक एक करके सब खत्म करता जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, जो सीरीज में सिर्फ एक टीवी विलन नहीं था, जो रियल था, जिसने रियल मर्डर्स किए, जिसने एक रियल सल्तनत को अंदर से खाली कर दिया, जिसके बारे में फ्रेंच डोमिनिकन फ्रायर साइमन डी सेंट क्विंटन ने एक वेस्टर्न आई विटनेस ने खुद अपने राइटिंग्स में जिक्र किया, जिस पर एक एकेडमिक रिसर्च पेपर एग्जिस्ट करता है। टाइटल है रेन ऑफ टेरर 1237-1238। सिर्फ एक साल में इतनी तबाही। इस इंसान का नाम था सादुद्दीन कोपेक, या जैसे तुम जानते हो, एमीर सादुद्दीन कोपेक। और यार, रियल सादुद्दीन कोपेक सीरीज के विलन से कहीं ज्यादा स्कैरी था, क्योंकि सीरीज का विलन तो स्क्रीन पर था, तुम जानते थे वो विलन है। रियल कोपेक। रियल कोपेक के बारे में लोग तब जाने जब बहुत देर हो चुकी थी। आज हम जानेंगे सीरीज का कोपेक, रियल कोपेक, उसकी राइज, उसकी रेन ऑफ टेरर, और वो लास्ट मोमेंट जब एक ड्रंक कोपेक को खुद उसकी ही मौत ने फाइंड किया, एक फीस्ट में। पोएटिक जस्टिस का एक और केस। पहले बात करते हैं सीरीज वाले कोपेक की। दिरिलिस अर्तुगरुल में एमीर सादुद्दीन कोपेक को प्ले किया टर्किश एक्टर मुरात गारीपागाओग्लू ने। और यार, इस एक्टर ने ये विलन इतनी परफेक्टली प्ले किया कि लोगों ने सीरियसली हेट किया इसे। स्क्रीन पर आता था तो दिल में कुछ टाइट हो जाता था, क्योंकि ये विलन स्टूपिड नहीं था, ये एक इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिंग, पेशेंट मैनिपुलेटर था। सीरीज में कोपेक सीजन 2 से अपीयर करना शुरू करता है सेल्जुक कोर्ट में। सुल्तान अलाउद्दीन कयकुबाद फर्स्ट का एक ट्रस्टेड ऑफिशियल। उसकी पर्सनालिटी क्या है? वो हमेशा सही तरफ दिखता है, हमेशा सुल्तान के पास होता है, हमेशा सल्तनत की भलाई की बात करता है, लेकिन अंदर वो एक सिस्टमैटिक स्कीम चला रहा है। अर्तुगरुल को डिस्ट्रॉय करना, सेल्जुक कोर्ट में अपनी पावर कंसोलिडेट करना, सुल्तान को मैनिपुलेट करना। सीरीज में कोपेक कई चीजें करता है। अर्तुगरुल के खिलाफ फॉल्स एविडेंस प्लांट करता है, इनोसेंट एल्प्स को एग्जीक्यूट करवाता है, अलायंसेस तोड़ तोड़ के नए अलायंसेस बनाता है, और सुल्तान अलाउद्दीन को धीरे धीरे आइसोलेट करता है। सीरीज में उसकी डेथ, अर्तुगरुल उसे बिहेड करता है, एक ड्रामेटिक, सैटिस्फाइंग सीन। लेकिन यार, रियल में कोपेक की डेथ अलग थी, और रियल में उसके कारनामे सीरीज से भी ज्यादा डार्क थे। अब वो सब बताता हूं। रियल सादुद्दीन कोपेक, उसका पूरा नाम था सादुद्दीन कोबेक बिन मोहम्मद। सादुद्दीन अरबिक में इसका मतलब है लक ऑफ द फेथ या फॉर्च्यून ऑफ द रिलीजन। यार, आयरनी देखो, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी फेथ और रिलीजन के नाम पर पैलेस इंट्रीग की, उसका नाम ही था लक ऑफ द फेथ। कोपेक, ये वर्ड टर्किश में डॉग का मतलब होता है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये उसका एक्चुअल नाम था, कुछ कहते हैं ये बाद में एक डेरोगेटरी निकनेम बन गया उसकी वजह से जो उसने किया। लेकिन रिकॉर्ड्स में वो कंसिस्टेंटली कोपेक से ही जाना जाता है। वो पहले सुल्तान अलाउद्दीन कयकुबाद फर्स्ट के कोर्ट में आया, कब एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड्स में पहला मेंशन उस टाइम का है जब वो सुल्तान का इंटरप्रेटर था। हाँ, पहले ट्रांसलेटर था, लैंग्वेजेस जानता था, अरबिक, पर्शियन, टर्किश, और सुल्तान के कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व था डिप्लोमेटिकली। एक इंटरप्रेटर से ज्यादा क्लोज पोजीशन क्या होती है? कोई नहीं। सुल्तान जो बात करता है पहले इंटरप्रेटर सुनता है, सुल्तान जो सुनना चाहता है पहले इंटरप्रेटर फिल्टर करता है। ये पोजीशन, ये एक्सेस, यही कोपेक की पावर की शुरुआत थी। इंटरप्रेटर से वो बना मास्टर ऑफ द हंट, अमीर शिकार, एक सीनियर कोर्ट पोजीशन। फिर बना मिनिस्टर ऑफ वर्क्स, चीफ आर्किटेक्ट। ये एक और पावरफुल रोल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मतलब जमीन, रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल। और फिर सुल्तान अलाउद्दीन की मौत के बाद वो द डी फैक्टो अताबेक बन गया नए सुल्तान कयखुसरव II के अंडर। मतलब ऑफिशियली वो एक गार्डियन था नए सुल्तान का, अनऑफिशियली वो सल्तनत चला रहा था। एक इंटरप्रेटर से सल्तनत का रियल रूलर। यार, ये राइज एक साल में नहीं, धीरे धीरे हुआ, पेशेंस से, कैलकुलेशन से। अब बात करते हैं कोपेक की एक ऐसी अचीवमेंट की जो लोग कंप्लीटली भूल जाते हैं। जाज़ुद्दीन खान। कोन्या से अक्सराई की रोड पर लगभग 22 किलोमीटर दूर एक कैरावान सराय है। नाम है जाज़ुद्दीन खान, और ये 1235 से 1237 सीई के बीच
कोपेक ने बिल्ड करवाया। हाँ, उसी कोपेक ने, विलन ने, मर्डरर ने, पॉलिटिकल स्कीमर ने। इस कैरावान सराय में 2 इंस्क्रिप्शंस हैं। एक में कोपेक का नाम है फाउंडर की तरह और डेट है 1235-36। दूसरे में सुल्तान कैकुबाद I और सुल्तान कैकुबाद II दोनों का नाम है, पेट्रनेज इंडिकेट करता हुआ। ज़ाज़ुद्दीन खान आज भी कोनिया के पास खड़ा है। टूरिस्ट्स जाते हैं, रिसर्चर्स स्टडी करते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जो तुम्हारा दुश्मन बनाए, तुम्हारा हिस्टोरियन बदनाम करे, लेकिन जो अभी भी एग्जिस्ट करती है 800 साल बाद। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कोपेक सुल्तान अलाउद्दीन के लेजेंडरी कुबादाबाद पैलेस बहसेहीर लेक के पास, उसमें भी आर्किटेक्चरली इन्वॉल्व था, पॉसिबली खुद आर्किटेक्ट था। यार, ये एक फैसिनेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। एक इंसान जो एक साइड से पॉलिटिकल मर्डर्स करता था, दूसरी साइड से ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बिल्ड करता था। एक रेन ऑफ टेरर चलाने वाला एक ग्लिटरिंग पैलेस कंस्ट्रक्ट करने में इन्वॉल्व था। इतिहास में बहुत रेयर हैं ऐसी फिगर्स जिनके नाम के साथ मर्डरर भी है और आर्किटेक्ट भी, और कोपेक दोनों था। अब आता है सुल्तान अलाउद्दीन की मौत और कोपेक का रोल। 31 मई 1237, रमदान, कैसरी, एक डिप्लोमेटिक फीस्ट। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद I, जो सेल्जुक सल्तनत का ग्रेटेस्ट रूलर था, वो इस फीस्ट में पॉइजन हुआ। रियल हिस्ट्री में कोपेक का इस पॉइजनिंग में इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली सस्पेक्टेड था। कंटेम्पररी क्रॉनिकलर इब्न बीबी और फ्रेंच डोमिनिकन फ्रायर साइमन डी सेंट क्विंटन दोनों के अकाउंट्स में कोपेक का नाम सस्पिशियस एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में आता है, सुल्तान की मौत के आसपास। ज़ाज़ुद्दीन खान की वेबसाइट खुद कहती है, इट इज इवन मोस्ट प्रोबेबल दैट ही हैड अ हैंड इन द पॉइजनिंग ऑफ हिज सॉवरेन द सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद I। लेकिन प्रूफ, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, ये डिबेट में है। जो हम जानते हैं, सुल्तान की मौत के इमीडिएटली बाद कोपेक ने क्या किया, वो सब उस इन्वॉल्वमेंट की तरफ पॉइंट करता है। सुल्तान की मौत के बाद कैकुखसरव II सुल्तान बना और कोपेक ने इमीडिएटली मूव किया, इतनी स्पीड से जैसे प्लान पहले से रेडी था। पहला काम, सुल्तान अलाउद्दीन की फर्स्ट वाइफ महापेरी खातून के साथ या सेकंड वाइफ अदीला खातून के साथ पॉलिटिकली अलाइन करना, व्हिचएवर देव मोर पावर। दूसरा काम, राइवल नोबल्स और मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट करना। तीसरा काम, खुद को कैकुखसरव II का डी फैक्टो अताबेग, गार्डियन और रीजेंट एस्टैब्लिश करना। एक यंग इनएक्सपीरियंस्ड सुल्तान एक कैलकुलेटिंग एक्सपीरियंस्ड मैनिपुलेटर के हाथ में। रेसिपी फॉर डिजास्टर। अब आता है रेन ऑफ टेरर 1237-1238। एकेडमिक पेपर का टाइटल ही है द राइज एंड फॉल ऑफ अ टायरेंट इन सेल्जुक एनाटोलिया, साद अल दीन कोपेक्स रेन ऑफ टेरर 1237-1238। सिर्फ एक साल, लेकिन उस एक साल में कोपेक ने सेल्जुक हिस्ट्री के कुछ डार्केस्ट एक्ट्स किए। सबसे पहला टारगेट, ख्वारिज़मियन कमांडर्स। ये वो मिलिट्री लीडर्स थे जो ख्वारिज़्म से भाग के सेल्जुक्स में ज्वाइन हुए थे मंगोल इन्वेजन्स के बाद। ये एक्सपीरियंस्ड बैटल हार्डन्ड वॉरियर्स थे, सेल्जुक मिलिट्री स्ट्रेंथ के क्रूशल पिलर्स। कोपेक ने इन्हें क्यों टारगेट किया? क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट माइंडेड थे। ये कोपेक को डायरेक्टली लॉयल नहीं थे। ये कैकुखसरव II के कोर्ट में पावर शेयर करते और कोपेक पावर शेयर नहीं करना चाहता था। एक के बाद एक ख्वारिज़मियन कमांडर्स एग्जीक्यूट किए गए। फॉल्स चार्जेस, फैब्रिकेटेड एविडेंस, जुडिशियल मर्डर्स। खुद एकेडमिक पेपर कहता है ये पर्ज सेल्जुक मिलिट्री स्ट्रेंथ को फंडामेंटली वीकन कर गया। वो वॉरियर्स जो मंगोल्स के अगेंस्ट एक मीनिंगफुल डिफेंस बिल्ड कर सकते थे, वो सब गए। और फिर सुल्तान अलाउद्दीन के दोनों छोटे बेटे, सुल्तान का खुद का फैमिली। कोपेक ने कैकुखसरव II को कन्विंस किया, ये प्रिंसेस थ्रेट हैं, इन्हें एलिमिनेट करो। और कैकुखसरव II, यंग, मैनिपुलेटेड, कोपेक पर डिपेंडेंट, ने ऑर्डर दिया। लेकिन एक और ट्विस्ट, अमीर मुबारिजुद्दीन अरमगन शाह को ऑर्डर्स मिले प्रिंसेस को खत्म करने के। लेकिन उसने क्या किया? उसने 2 गुलाम्स, हाउसहोल्ड स्लेव्स को मार के उनके बॉडीज प्रेजेंट की। ये प्रिंसेस थे। उन्होंने प्रिंसेस को सीक्रेटली बचाया। यार, एक ब्रेव अमीर ने एक टायरेंट के ऑर्डर्स के खिलाफ गया, अपनी जान रिस्क की, क्योंकि सेल्जुक प्रिंसेस को बचाना जरूरी था। अब कोपेक का एर्तुग्रुल से कनेक्शन, और यार ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। विकिपीडिया खुद कहता है he also had a clash with Ertugrul of the Kai tribe. Kopek wanted to kill Ertugrul to make his path clear, but he failed to do so. और एक और डिटेल, in Seljuk court, Ertugrul and Hosam al-Din Karaja were the only two who pointed fingers on his loyalty.
यार ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। एर्तुग्रुल और कोपेक रियल राइवल्स थे। एर्तुग्रुल ने एक्चुअली सेल्जुक कोर्ट में कोपेक को चैलेंज किया, उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठाया। सोचो इस मोमेंट की सिग्निफिकेंस। एक ट्राइबल चीफ एर्तुग्रुल, जो टेक्निकली सुल्तान का फ्रंटियर लॉर्ड था, कोई मेजर कोर्ट फिगर नहीं, उसने सेल्जुक कोर्ट में एक पावरफुल अमीर को डायरेक्टली चैलेंज किया। ये करेज था या बेवकूफी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट, लेकिन हिस्टोरिकली ये हुआ। सीरीज में एर्तुग्रुल और कोपेक का कॉन्फ्लिक्ट मैसिव है, सीजन्स तक चलता है। रियल में भी कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वो मेनली पॉलिटिकल पोजीशनिंग था, ना कि फिजिकल कन्फ्रंटेशंस। एर्तुग्रुल कोपेक के अगेंस्ट था कोर्ट में, और कोपेक एर्तुग्रुल को एलिमिनेट करना चाहता था, इसलिए कि एर्तुग्रुल उसके प्लान्स के रास्ते में आता था। लेकिन सीरीज में जो नहीं दिखाया गया, हुसाम अल दीन कराजा का रोल, ये भी रियल फिगर था, और ये ही कोपेक की अल्टीमेटली खत्म करने में इन्वॉल्व था। अब कोपेक की डेथ, और यार ये सीन रियल में भी ड्रामेटिक था। कोपेक की पावर धीरे धीरे अनस्टेबल हो रही थी। क्यों? क्योंकि इतने मर्डर्स, इतने पर्जेस के बाद सेल्जुक कोर्ट में फियर था, पैरानोइया था, लेकिन साथ में रिजेंटमेंट भी था। ख्वारिज़मियन कमांडर्स जो बचा गए थे या उनके एलाइज, वो कोपेक के खिलाफ थे। क्या खुसराव सेकंड खुद, चाहे यंग और मैनिपुलेटेड था, धीरे धीरे रियलाइज कर रहा था कि कोपेक ने उसे एक पपेट बना दिया था, और कोपेक का एम्बिशन बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट पर उसने मलिक का टाइटल मांगा, एक प्रोविंस का किंग। कै खुसराव सेकंड ने रिफ्यूज किया। ये रिफ्यूजल एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर हुसाम अल दीन कराजा आया। ये एक सीनियर सेल्जुक कमांडर था, और उसने कै खुसराव सेकंड के साथ एक प्लान बनाया। प्लान सिंपल था और पोएटिकली अप्रोप्रिएट। एक फीस्ट, एक बैंक्वेट, वही सेटिंग जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया गया था, अब कोपेक के लिए भी एक फीस्ट। हुसाम अल दीन कराजा ने कोपेक को फीस्ट में इनवाइट किया। कोपेक आया, ड्रिंक्स हुए, कोपेक इंटॉक्सिकेटेड हुआ, और फिर हुसाम अल दीन ने मूव किया, कोपेक को एम्बुश किया, किल किया, और बाद में उसकी बॉडी सेल्जुक पैलेस की दीवारों पर हैंग की गई, ट्रीजन के चार्ज पर। सीरीज में एर्तुग्रुल ने कोपेक को बेहेड किया, रियल में हुसाम अल दीन कराजा ने फीस्ट में ड्रंक कोपेक को किल किया। अलग एग्जीक्यूशन, सेम आउटकम, एक टायरेंट का अंत। अब डायरेक्टली कंपेयर करते हैं सीरीज का कोपेक और रियल कोपेक। जो सीरीज ने सही दिखाया, कोपेक सुल्तान अलाउद्दीन के कोर्ट में एक पावरफुल मैनिपुलेटिव फिगर था, बिल्कुल सच। वो सिस्टमैटिकली राइवल्स को खत्म करता था, सच। सुल्तान अलाउद्दीन की मौत में सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट, हिस्टोरिकली पॉसिबल, स्ट्रांगली इंप्लाइड। कै खुसराव सेकंड को मैनिपुलेट किया, सच। एर्तुग्रुल से क्लैश था, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड। उसकी डेथ फीस्ट में हुई, किसी तरह, सच, ट्विस्ट के साथ। जो सीरीज ने चेंज किया, सीरीज में कोपेक सुल्तान अलाउद्दीन के टाइम से विलन था, सीजन 2 से। रियल में कोपेक का रेन ऑफ टेरर मेनली सुल्तान अलाउद्दीन के बाद शुरू हुआ, 1237 में। सुल्तान के अंडर वो कंटेन्ड था, पावरफुल था, लेकिन कंट्रोल्ड भी। सीरीज में एर्तुग्रुल ने कोपेक को बेहेड किया, रियल में हुसाम अल दीन कराजा ने फीस्ट में ड्रंक कोपेक को किल किया। अलग एग्जीक्यूशन, सेम आउटकम, एक टायरेंट का अंत। सबसे बड़ा डिफरेंस, सीरीज में कोपेक एक कार्टूनिश विलन था जिसे ऑडियंस क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती थी। रियल कोपेक कहीं ज्यादा नुआंस्ड और डेंजरस था, क्योंकि रियल लोग उसे विलन नहीं समझे तब तक जब बहुत देर हो चुकी थी। अब एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, कोपेक और मंगोल्स का कनेक्शन। विकिपीडिया पे लिखा है, It was also known that he wanted the throne of the Seljuks and had made his connections with Mongols. यार, सोचो इसका वेट। एक सेल्जुक अमीर जो सुल्तनत का डी फैक्टो रूलर था, मंगोल्स से सीक्रेटली कनेक्ट कर रहा था। वो वही मंगोल्स जिनसे पूरा इस्लामिक वर्ल्ड खौफ खाता था, जिनसे सेल्जुक सुल्तनत ऑफिशियली अगेंस्ट थी। क्यों? क्योंकि कोपेक को पता था मंगोल थ्रेट रियल है, और अगर मंगोल्स आए तो जो उनके साथ मिलेगा वो सरवाइव करेगा। एक सेल्फिश सर्वाइवलिस्ट कैलकुलेशन। और इस मंगोल कनेक्शन ने एक एडिशनल डायमेंशन ऐड किया कोपेक की डेंजरसनेस में। वो सिर्फ इंटरनल थ्रेट नहीं था, वो पोटेंशियली एक्सटर्नल थ्रेट के साथ कोलैबोरेटिंग भी था। और हिस्टोरिकली जब 1243 में बैटल ऑफ कोसे दाग हुआ, सेल्जुक आर्मी मंगोल्स के अगेंस्ट लड़ी, वो आर्मी काफी वीकर थी।
क्यों? क्योंकि 1237-38 में कोपेक ने ख्वारिज़मियन कमांडर्स, द मोस्ट बैटल हार्डेंड फाइटर्स को पर्ज कर दिया था। एक इंसान की एक्शंस 1237-38 में मिलिट्री वीकनेस क्रिएट की, जो 1243 में मंगोल विक्ट्री का एक फैक्टर बनी, जो सेल्जुक सुल्तनत को प्रैक्टिकली खत्म कर दी। बटरफ्लाई इफेक्ट, लेकिन डार्क वर्जन। अब एक और लेयर, इब्न बिबी और साइमन डे सेंट क्विंटिन का कोपेक को विटनेस करना। इब्न बिबी ये एक कंटेम्पररी पर्शियन हिस्टोरियन था जो सेल्जुक टोट में था। उसकी बुक अल अवामिर अल अलाइया फिल उमूर अल अलाइया ये सेल्जुक हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स है। उसने कोपेक को क्लोजली ऑब्जर्व किया, उसने उसकी राइज देखी, उसके मर्डर्स रिकॉर्ड किए और उसकी फॉल भी डॉक्यूमेंट की। इब्न बिबी का अकाउंट बायस्ड होगा क्योंकि वो एक कोर्ट इनसाइडर था और कोर्ट में फैक्शन पॉलिटिक्स थी, लेकिन उसके अकाउंट के बिना कोपेक की रियल स्टोरी का बहुत बड़ा हिस्सा हम नहीं जानते। और साइमन डे सेंट क्विंटिन ये एक फ्रेंच डोमिनिकन फ्रायर था, एक वेस्टर्न आई विटनेस। वो 13वीं सदी में एनाटोलिया गया था मिशनरी पर्पसेस के लिए और उसने सेल्जुक कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन किया। उसने भी कोपेक का जिक्र किया अपने राइटिंग्स में। यार सोचो, एक इंसान को एक पर्शियन कोर्ट हिस्टोरियन ने रिकॉर्ड किया और एक फ्रेंच फ्रायर ने भी रिकॉर्ड किया। दोनों अलग बैकग्राउंड्स, दोनों अलग पर्सपेक्टिव्स और दोनों के रिकॉर्ड्स में कोपेक प्रेजेंट है। ये कंफर्म करता है कि रियल कोपेक इतना सिग्निफिकेंट था कि उसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। सीरीज ने उसे विलन बनाया, लेकिन हिस्टोरिकली वो विलन था। लेकिन रियल विलन हमेशा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सिर्फ बैड गाय से। अब एक और डायमेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपेक की राइज सोसाइटी के बारे में क्या कहती है। कोपेक एक इंटरप्रेटर से स्टार्ट हुआ, ट्रांसलेटर, एक सर्विस रोल। वो कोई नोबल फैमिली का नहीं था, सेल्जुक डायनेस्टी का रिलेटिव नहीं था। वो अपनी एबिलिटी से, अपनी चालाकी से टॉप तक पहुंचा। और ये यार एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। 13वीं सदी की सेल्जुक कोर्ट में मेरिट और मैनिपुलेशन दोनों काम करते थे। अगर तुम स्मार्ट थे, अगर तुम सुल्तान के कान के पास थे, अगर तुम राइट वक्त पर राइट जगह थे, तो तुम ऊपर जा सकते थे, चाहे नोबल फैमिली से ना हो। कोपेक ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। उसने अपनी लिंग्विस्टिक एबिलिटी यूज की, इंटरप्रेटर बना, फिर आर्किटेक्चरल नॉलेज यूज की, मिनिस्टर ऑफ वर्क्स बना, फिर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूज की, डी फैक्टो रीजेंट बना। हर स्टेप में उसने एक स्किल डेमोन्स्ट्रेट की और नेक्स्ट लेवल गेन किया। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जब वो टॉप पर पहुंचा, उसके पास पावर तो थी, लेकिन वो पावर इतनी क्विकली, इतनी मैनिपुलेटिवली आई थी कि उसके पास रियल एलाइज नहीं थे। रियल एलाइज नहीं, सिर्फ फियरफुल सबऑर्डिनेट्स थे। और फियरफुल सबऑर्डिनेट्स कभी रिलायबल नहीं होते। जब चांस मिला, हुसामुद्दीन कराजा ने फीस्ट में उसे खत्म कर दिया। ये एक लेसन है जो हर एरा में सच है। पावर बिल्ट ऑन फियर इज ऑलवेज टेम्पररी। पावर बिल्ट ऑन जेन्युइन लॉयल्टी लास्ट्स लॉन्गर। अब कोपेक की टोम्ब, और ये भी इंटरेस्टिंग डिटेल है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सादुद्दीन कोपेक की टोम्ब इल्गिन डिस्ट्रिक्ट में है, कोनिया प्रोविंस में, टर्की में। हाँ, टोम्ब है और आज भी एग्जिस्ट करता है। एक ऐसी फिगर जो सेल्जुक सल्तनत की सबसे डार्क चैप्टर की वजह था, उसकी टोम्ब प्रिजर्व्ड है। और कोनिया में वही कोनिया जो सेल्जुक कैपिटल थी, वही कोनिया जहां रूमी का मौजोलियम भी है, वही कोनिया में जाजुद्दीन खान भी है जो कोपेक ने बनवाया। एक ही शहर में, एक में रूमी का श्राइन जहां लोग स्पिरिचुअलिटी ढूंढने आते हैं, और दूसरी तरफ एक कैरावैन सराय जो उस इंसान ने बनवाया जिसने रेन ऑफ टेरर चलाया। हिस्ट्री कभी क्लीनली ब्लैक और व्हाइट नहीं होती। सेम सिटी में सेंट और टायरेंट दोनों की लेगेसी एग्जिस्ट करती है, दोनों की बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, दोनों के ट्रेसेस मिलते हैं। यार वीडियो खत्म करते वक्त एक चीज, सादुद्दीन कोपेक की कहानी सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिस्टम में, हर एरा में रेलेवेंट है। जब एक इंसान अपने एक्सेस को पावर में कन्वर्ट करने लगे बिना प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के, तब रिजल्ट यही होता है। सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स, पैरानोया, शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन। कोपेक ने 1237-38 में ख्वारिज़मियन कमांडर्स पर्च किए। 1243 में वही कमांडर्स होते जो मंगोल्स के अगेंस्ट डिफेंड करते, वो नहीं थे। सेल्जुक सल्तनत प्रैक्टिकली खत्म हो गई।
एक इंसान की सेल्फिश डिसीजंस एक सिविलाइजेशन को वल्नरेबल कर सकती हैं। ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। सिर्फ एक साल में एक रेन ऑफ टेरर और उसके इफेक्ट्स डेकेड्स तक चले। सीरीज में एर्तुग्रुल ने कोपेक को बेहेड किया, एक कथाटिक सैटिस्फाइंग मोमेंट। रियल में हुसामुद्दीन कराजा ने फीस्ट में ड्रंक कोपेक को किल किया, फिर पैलेस वॉल्स पर बॉडी हैंग की। रियल वर्जन कम ग्लैमरस लेकिन इक्वली फाइनल। और कोपेक की डेथ के बाद सेल्जुक सल्तनत मंगोल वैसिलेज में चली गई। ऑटोमन एम्पायर एर्तुग्रुल के बेटे ओस्मान ने 1299 में स्टार्ट की। पार्टली इसीलिए पॉसिबल थी क्योंकि सेल्जुक वैक्यूम था। कोपेक ने जो वीकनेस क्रिएट की, वही वैक्यूम, वही स्पेस ऑटोमन राइज के लिए जरूरी था। एक टायरेंट की स्टोरी जो अपनी ही मैनिपुलेशन में खुद टूट गई, और जिस स्पेस में वो टूट गई एक नया एम्पायर खड़ा हुआ। तो यार, अगला एपिसोड किस पर चाहिए? ओस्मान गाजी असली एम्पायर फाउंडर, या हाइमे आना वो मेट्रियार्क जिसकी अनएक्सप्लोर्ड रियल स्टोरी है, या बातू खान का टर्किश वर्जन जो मंगोल कमांडर था? कमेंट में बताओ। और अगर कोपेक की ये रियल स्टोरी, रेन ऑफ टेरर, जाज़िदिन खान, मंगोल कनेक्शन, रियल फीस्ट में रियल डेथ तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी तो शेयर करो, क्योंकि हिस्ट्री के रियल विलन्स रियल टीवी विलन्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं।